अस्सलाम वालेकुम। MTS 644 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से ये वीडियो है। तो आई होप सो आपको इस वीडियो के बाद मज़ीद ऑब्जेक्टिव की मज़ीद तैयारी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, साथ साथ आपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। इंशाल्लाह आपके सारे MCQs इन्हीं MCQs में से ही आएंगे। अगर इनके अलावा कोई MCQs आ गया तो इतना कंसेप्ट का आपका क्लियर हो जाएगा कि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, इंटरवल है हमारे पास आई एन और एन आपके पास 1 से इन्फिनिटी तक है और ए बिलोंग करता है आर में से। तो ये आपके पास इंटरवल में मेजरेबल होंगे। तो ये आपके पास एक थ्योरम है आपकी इस बुक में। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आता है ए इन्फिनिटी। पर ए इन्फिनिटी से आपने याद रखना है कि ए वाली साइड से भी आपका इंटरवल ओपन है और इन्फिनिटी वाली साइड से भी आपका इंटरवल ओपन है। यानी कि इसमें ना ए इन्वॉल्व है ना इन्फिनिटी इन्वॉल्व है, इसके दरमियान वाले सारे एलिमेंट। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, नॉन एम्प्टी सेट है ई जो कि आर में बिलोंग करता है और मेजरेबल है। ठीक है, आर में बिलोंग करता है और मेजरेबल है। तो एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट यू, एक आपके पास यू सेट होगा। अब यू जो है वो ई में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब यू जो है ई में बिलोंग कर रहा है तो यू माइनस ई आपके पास लेस देन होना चाहिए डेल्टा से। इसका जो मैयर है लेस देन होना चाहिए डेल्टा से। ये वाला सेम एजटिव थ्योरम की स्टेटमेंट है। ठीक है, आपने इसको याद कर लेना है। बल्कि मैं आपको इस एंड पे हैंडआउट्स के ऊपर जो सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो भी आपको दिखा दूंगा, तो आप वहां से याद कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास सेम वैसे ही क्वेश्चन है। अगर एफ ई में बिलोंग कर रहा है एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए आपके पास ई माइनस एफ जो है इसका जो बैक आउट में है वो लेस देन आ जाइए एप्सिलॉन से। ठीक है, तो ये आपके पास सेम वही एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, नॉन एम्प्टी सेट है ई जो कि आर में बिलोंग करता है कर रहा है। तो अब देखिए जी डेल्टा सेट है। ठीक है, जी डेल्टा सेट है। जी डेल्टा या जी सिग्मा वाली जो सेट है ना, ये दोनों आपके पास इनका बैक आउट में ये जी माइनस ई आपके पास जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जी डेल्टा सेट है और जब ई जी में बिलोंग कर रहा है तो जी माइनस ई, ये वाला सेट जी और ये वाला सेट ई, जी माइनस ई के लिए बैक आउट में ये आपके पास जीरो होगा। अब यहाँ पे देखें, अब जी सिग्मा है। ठीक है, सॉरी एफ डेल्टा है तो इसका भी आपके पास ई माइनस एफ आपके पास इक्वल आ जाएगा जीरो। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट ड्रॉप लेंथ आर मीन एन इज इक्वल टू वन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कंटूर सेट की बात हो रही है। कंटूर सेट में आप एन इक्वल वन यानी फर्स्ट स्टेप के ऊपर फर्स्ट ड्रॉप इंटरवल आपका जो होता है उसकी लेंथ आपसे पूछी गई है। ठीक है, कंटूर सेट हम जो ड्रॉप करते थे हमारे पास ऐसे इंटरवल होता था और हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करते थे और दरमियान वाला ऐसा खत्म कर देते थे। तो अगर इस पूरी की लेंथ आपके पास वन होती है, ठीक है, तो इस दरमियान वाली जो हमने ड्राफ्ट किया इसकी लेंथ कितनी होगी, ये 1/3 होगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में 1/3 होगी। अगर सेकंड स्टेप में पूछा जाए, सेकंड स्टेप में 1/3 का स्केयर, तो ये आपके पास 1/9 होगी। ठीक है, अगर थर्ड स्टेप में पूछा जाए, थर्ड में आपके पास 1/3 का क्यूब आएगा। ठीक है, यानी कि 1/27। इस तरह से ये सारा फार्मूला चलता जाएगा। ठीक है, ये हम याद रखना है, जितना आपके पास इंटरवल होगा ठीक को उसकी पावर से करेंगे। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 7 में सेकंड ड्राफ्ट लेंथ, सेकंड आपके पास जो स्टेप होगा उसमें जो आप जितना इंटरवल ड्राफ्ट करेंगे उसकी लेंथ कितनी होगी, तो आपके पास 1/3 का स्केयर यानी 1/9 हो जाएगी। ठीक है, 1/9 इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास ई एन है, एन वन से एन तक है, ये आपके पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इंक्रीजिंग होने का क्या मतलब है कि पहला आपके पास जो सीक्वेंस है E1, E1 जो आपके पास सीक्वेंस है, E1 से E2 आपका बड़ा है, नेक्स्ट सीक्वेंस उससे बड़ा है। ठीक है, अब E2 जो सीक्वेंस होगा वो आपके पास बड़ा होगा। ठीक है, अब E3 जो होगा वो उससे भी बड़ा होगा, E3 उससे भी बड़ा होगा और E4 उससे भी बड़ा होगा। ऐसे ही काम आगे चलता जाएगा। तो बड़ा होने का क्या मतलब है कि पहला सीक्वेंस दूसरे में बिलोंग करेगा, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में। ठीक है, तो इंक्रीजिंग के लिए आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है, E1 बिलोंग करेगा E2 में और E2 बिलोंग करेगा E3 में। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपके पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, उसी उलट आ गया, उसी के उलट आ गया, तो ये आपके पास
तरतीब उलट हो जाएगी, ठीक है। अब E4 E3 में बिलोंग करेगा, E3 E2 में, और E2 E1 में। डिक्रीजिंग के लिए उलट साइन आ जाएगा और इंक्रीजिंग के लिए फॉरवर्ड साइन ही चलेगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, एवरी बोरल सेट इज। तो ये आपके पास थ्योरम है, मैं आपको ये दिखा भी दूंगा। ये आपके पास एवरी बोरल सेट आपके पास मेजरेबल होता है, ठीक है। एवरी बोरल सेट इज मेजरेबल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश ऑफ लिबैक मैयर एम टू द क्लास ऑफ बोरल सेट बी इज सेट टू बोरल स्पेस आर बीटा एम। ये आपके पास रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे सबसे पहले डैश है, तो इस डैश में आपके पास रिस्ट्रिक्शन आता है, ठीक है। तो देखिए ये सारे वो क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी आपके प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, तो इनको लाजमी प्रिपेयर करें, ठीक है। उसके बाद काउंटेबल सेट्स आर बोरल सेट विद मैयर जीरो। तो काउंटेबल सेट की जो मैयर होती है, जो बोरल सेट होता है ना, ये वाली आपने स्टेटमेंट याद रखनी है। जो बोरल सेट होता है, बोरल सेट की मैयर आपके पास जीरो होती है, ठीक है। और काउंटेबल बोरल सेट है तो उनकी मैयर जीरो होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, एक्स वाई ए से बिलोंग करता है और ए आपके पास 0 1 है, 0 1 साइड से क्लोज है और 1 1 साइड से ओपन है इन सम मॉड्यूल 1। तो आपके पास ये वाली कंडीशन बनती है, आपके पास ये वाली कंडीशन है, x प्लस वाई जब लेस देन होगा 1 से, और x प्लस वाई -1 होगा जब ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, ठीक है, 1 से। तो ये दोनों कंडीशन मैं आपको एंड आउट्स पे दिखा दूंगा, ये दोनों कंडीशन आपने याद रखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए ये वाली कंडीशन पूछी गई है, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे ये वाली कंडीशन पूछी गई है। तो ये दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ये दोनों आपके पास एज एमसीक्यूज आ जाती हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, अगर x जो है a से बिलोंग करता है तो f ऑफ x आपके पास 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये आपके पास ऐसी होता है कि आपके पास इसको हम लिखते हैं 0 1। 0 कब होगा, जब आपके पास x नॉट बिलोंग करेगा a से, और 1 होगा जब आपके पास x बिलोंग करेगा a से, ठीक है। x जब बिलोंग करेगा तो 1 हो जाएगा, और x जब नॉट बिलोंग करेगा तो 0 होगा। एमपीएस 645 में आपने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, ठीक है। और 644 में ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है फाइनल टर्म में। तो ये वो वाली दोनों प्रॉपर्टीज हैं आपके पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, इन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो पॉजिटिव के लिए आपके पास जब ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव हमने लेना है, तो है 0 से बड़ा नंबर है, तो 0 से बड़ा नंबर तो हम सेम वही नंबर लिख देंगे जो कि आपके पास एफ ऑफ एक्स रहेगा। लेकिन अगर 0 से छोटा आता तो हम लिखते हैं एक्स, ठीक है। इसका आपके पास ये वाला फॉर्मूला बनता है, एफ ऑफ एक्स आपके पास आता है, हम इसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है 0 के, ठीक है। और इसको हम 0 लिखते हैं जब x लेस देन 0 आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ग्रेटर देन के लिए तो एफ ऑफ एक्स ही लिखेंगे, ठीक है। अब लेस देन के लिए हम 0 लिखेंगे। ये दोनों कंडीशन आप किस में बता रहे हैं, एफ प्लस में बता रहे हैं, ठीक है। एफ प्लस में बता रहे हैं, पॉजिटिव वाले फंक्शन में आप बता रहे हैं। नेगेटिव वाले फंक्शन में आपके पास ये दोनों कंडीशन उलट हो जाएंगी, ठीक है। अब नेगेटिव के लिए ये दोनों कंडीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेगेटिव के लिए मैं आपको दोनों कंडीशन बता देता हूँ। नेगेटिव के लिए हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स आपके पास इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 जब एक्स आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 0 से, यानी 0 आ जाए या 0 से बड़ा नंबर आ जाए तो आप इसको 0 लिखेंगे। और एफ ऑफ एक्स आप लिखेंगे जब नेगेटिव नंबर होगा तो नेगेटिव नंबर ही लिखेंगे, ठीक है। जब नेगेटिव नंबर होगा तो नेगेटिव नंबर ही लिखेंगे, और जब 0 या कोई 0 से बड़ा नंबर आ जाए तो उसके लिए हम 0 लिखेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 इसके रिलेटेड है, ठीक है। आई होप सो आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। इन चीजों को आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। इन चीजों को मिक्स नहीं करना, ये चीजें आपके कंसेप्ट में क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद लिमिट आपके पास ये ऊपर वाली जो साइन होता है ना, ऊपर वाला साइन ये आपके पास सुपीरियर के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे देखिए नीचे वाली ये बार आ गई, तो नीचे वाली आपके पास इंफीरियर के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, ये आपके पास लास्ट वाले मॉड्यूल से है कि अगर आपके पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन एफ के इक्वल आ जाए, एफ आपके पास मेजरेबल है, ठीक है।
तो ये आपके पास सेम ऐसी स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन एफ की इक्वल आ जाए तो एफ आपके पास मेजरेबल है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अगर ए आपके पास एम्प्टी है, ठीक है, तो एम्प्टी के लिए हम जीरो लिखते हैं, ठीक है, एम्प्टी के लिए हम जीरो लिखते हैं और नॉट एम्प्टी के लिए हम वन लिखते हैं, ठीक है जी। वो दोनों स्टेटमेंट आपके पास आएंगी जब आपके पास एलिमेंट होगा तो वन होगा, जब नॉट एलिमेंट होगा तो जीरो के लिए होगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 है, तो ये इसी के रिलेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपके पास f प्लस एफ मार्ड डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास f प्लस के इक्वल आता है, ठीक है। और इसी के अगर उलट आ जाए f प्लस, सॉरी, ये आपके पास है f प्लस एफ मार्ड डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा f प्लस की, एफ प्लस की डेफिनेशन होती है। अब अगर f माइनस की बात करें तो f माइनस आपके पास इक्वल होता है f मार्ड माइनस f डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों डेफिनेशन आपने याद रखनी है, ये आपके पास इन दोनों में से कोई एक एमसीक्यू आ सकता है, इसी स्टेटमेंट के ऊपर बना हुआ है। और सवाल नंबर 28 है आपके पास, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स से वाई तक जा रहा है और फंक्शन आपके पास ए बिलोंग कर रहा है एक्स में से, और जी आपके पास एक और फंक्शन है जो कि आपके पास वाई तक जा रहा है, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास, एक्स जबकि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है, ठीक है, एफ इज मेजरेबल देन के एफ ऑफ, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आई थिंक यहाँ से थोड़ी मिसिंग है और इसका मेजरेबल आंसर आता है। तो नेक्स्ट आपके पास है, इफ एफ प्लस जी इज मेजरेबल, तो जब एफ प्लस जी मेजरेबल होंगी इसका मतलब है आपके पास एफ भी मेजरेबल है और जी भी मेजरेबल है। इस स्टेटमेंट आपके पास ऐसी आती है, अगर एफ आपके पास मेजरेबल है, जी भी मेजरेबल है, एफ प्लस जी भी आपके पास मेजरेबल होगा, एफ माइनस जी भी आपके पास मेजरेबल होगा, एफ डॉट जी भी आपके पास मेजरेबल होगा और एफ डिवाइडेड बाय जी भी आपके पास मेजरेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पास, कैपिटल एम बी क्लास ऑफ मेजरेबल सेट्स इन सिग्मा अलजेब्रा, देन Lebesgue आउटर मेजर ऑफ एनी सेट ई जो कि आपके पास एम से बिलोंग करता है, डिफाइंड इट्स Lebesgue आउटर मेजर। तो Lebesgue आउटर मेजर आपके पास सिंपल मेजर की इक्वल आ जाता है, ठीक है, एम स्टेरिक आपके पास एम की इक्वल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसकी स्टेटमेंट मुझे सही से क्लियर नहीं हुई, कैंडली इसको देख लीजिएगा, शायद ऐसी ये क्वेश्चन आ जाए। अब अगर हैंड आउट्स के ऊपर आ जाए तो हैंड आउट्स के ऊपर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ कि यहाँ से आपके कौन कौन सी एमसीक्यूज बन सकती हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये 48 में थ्योरम है, ओपन इंटरवल ए बी बिलोंग करेगा आर से, तो ये आपके पास मेजरेबल होंगे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आपके पास आर में जो इंटरवल बनेगी, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन बनेगा इंटरवल इन आर, इंटरवल इन आर, तो ये आपको पता होना चाहिए आपके पास मेजरेबल होंगे, ठीक है। इंटरवल इन आर आपके पास ओपन भी होंगे और मेजरेबल भी होंगे। उसके बाद ओपन सेट इन आर, एनी ओपन सेट इन आर यू कैन बी एज, तो ये आप इसको काउंटेबल यूनियन की शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपके पास ओपन सेट है तो उसको आप काउंटेबल यूनियन की शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास मॉड्यूल नंबर 49 है, तो मॉड्यूल नंबर 49 में आपके पास थ्योरम है, सबसेट है नॉन एम्प्टी सबसेट है ई जो कि आर से बिलोंग करता है, ये आपके पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये आपके पास यू एक सेट होगा जो कि आपके पास ई इस यू में बिलोंग करेगा और इनका लेबैक आउट में ये यू माइनस ई लेस देन आपके पास एप्सिलॉन आएगा। तो ये आपके पास एमसीक्यू आया था, मैंने आपको दिखाया था, तो सेम वही एमसीक्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 15 में से एक थ्योरम है, तो इन थ्योरम की स्टेटमेंट को आपने कोई भी स्किप नहीं करनी। फॉर सबसेट ई जो कि आपके पास आर में है एन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो ये आपके पास अब यहाँ पे देखिए ई ओ में बिलोंग करेगा, ठीक है, और ओ माइनस ई आपके पास लेस देन आपके पास आती है एप्सिलॉन में से, ये वाला आपके पास पूछा जा सकता है या ये वाली स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। उसके बाद टॉपिक नंबर 51 में आपके पास ये जो दो थ्योरम है, ये दोनों थ्योरम आपके पास एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, जी डेल्टा सेट और एफ सिग्मा सेट। तो ई माइनस एफ
और जी माइनस है आपके पास इक्वल आता है 0 के। ये दोनों आपके पास एमसीक्यूज में आते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 में आपके पास बैक आउटर मेजर की डेफिनेशन है, तो यहाँ से एमसीक्यूज कम ही बनता है, लेकिन ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट आपके पास सेम एज एमसीक्यूज में आ जाती है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए कि बैक आउटर मेजर आपके पास एम की इक्वल आता है, और ये आपके पास ये सारी स्टेटमेंट है। उसके बाद जी क्वेश्चन टॉपिक नंबर 53 में अगर आ जाए, तो टॉपिक 53 में आपके पास एक थ्योरम है। अगर आपके पास ई आई आपके पास है, तो ये आपके पास सीक्वेंस है मेजरेबल एम में, तो ये आपके पास काउंटेबली सब एडिटिव होंगे, फाइनेटली एडिटिव होंगे। तो ये सारी आपके पास ये 3-4 स्टेटमेंट है, इनको देख लीजिएगा। बनने के चांस होते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद लेबैक मैयर एम इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। ट्रांसलेशन इनवेरिएंट का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास एक इंटरवल है, मैं बनाता हूँ आपके पास ये 3 से 9 तक इंटरवल है, ठीक है। अब इसमें हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं 5। अब ये आपके पास अगर मेजरेबल है ना, तो आप जब इसमें 5 ऐड कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 8 14, तो ये भी आपके पास मेजरेबल होगा, ठीक है। ट्रांसलेशन इनवेरिएंट का ये मतलब होता है कि अगर आपके पास एक इंटरवल मेजरेबल है, तो उसको अगर ट्रांसलेट कर दें किसी और जगह पे, वहां पे मिलेगा। और बाद टॉपिक नंबर 55 से ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि E1 और E2 आपके पास दोनों मेजरेबल सेट हैं, ठीक है। और E1 यूनियन E2, इसका मेजर E1 इंटरसेक्शन E2, इसका मेजर आपके पास इसकी इक्वल आएगा मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2। और आपको पता हो जी कि E1 और E2 अगर मेजरेबल हैं, तो इनका एडिशन भी आपके पास मेजरेबल होगी, सब्ट्रैक्शन भी आपके पास मेजरेबल होगी। उस बाद टॉपिक नंबर 56 आपके पास कंटूर सेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कंटूर सेट का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपने ये वाला लेक्चर अगर आप देख लें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये लेक्चर आप जरूर देखें, ताकि आपको कंटूर सेट का थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये किस किस्म का सेट होता है। इन जनरली जस्ट याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि n इक्वल 1 के लिए, n इक्वल 1 के लिए हम जो लेंथ ड्रॉप करते हैं 1/3 होती है। n इक्वल 2 के लिए हम जो लेंथ ड्रॉप करते हैं 1/3 का स्क्वायर होती है। n 3 के लिए ड्रॉप लेंथ हम करते हैं 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 1/3 का क्यूब। यानी कि जितना n होगा 3 की उतनी पावर आ जाएगी, इतना हम इंटरवल यहाँ से ड्रॉप ले जाएंगे। उसके बाद मेजर ऑफ कंटूर सेट, तो अगर जी आपके पास एक काउंटेबल यूनियन डिस्जॉइंट ओपन इंटरवल किया है, तो जी आपके पास मेजरेबल होगी, ठीक है। तो ये आपको पता होनी, ठीक है। उसके बाद जनरलाइजेशन ऑफ कंटूर सेट, उसके बाद आपके पास ये वाला जो एरो इस्तेमाल हो रहा है, ये आपके पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए होता है, ठीक है। अगर आपके पास en एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये आपके पास ये वाली स्टेटमेंट बनती है कि लेबैक आउटर मेजर ऑफ en आपके पास इक्वल आ जाएगा इसके, इनकी यूनियन के, ठीक है। और ये आपके पास इक्वल आ जाएगा इसके। उसके बाद टॉपिक नंबर 16 में डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग की जस्ट उसका उलट आ जाएगा, बाकी आपके पास सेम स्टेटमेंट यूज की। तो इन दोनों को एक नजर देख लिया। उसके बाद टॉपिक नंबर 61 से बोरल सेट इस्तेमाल हो रहा है, तो बोरल सेट के ऊपर काफी एमसीक्यूज बनते हैं। तो बोरल सेट आपके पास जी डेल्टा सेट भी आपके पास बोरल सेट है, और जी सिग्मा सेट भी आपके पास बोरल सेट है। जी डेल्टा सेट आपके पास इंटरसेक्शन होता है ओपन सेट्स का, और एफ सिग्मा आपके पास यूनियन होता है तमाम क्लोज सेट का, ठीक है। एफ सिग्मा यूनियन तमाम क्लोज सेट का, और जी डेल्टा आपके पास होता है इंटरसेक्शन तमाम ओपन सेट का। और यहाँ से आपके पास एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है, सेट ऑफ ई सेट बोरल सेट इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज काउंटेबल यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ ओपन एंड क्लोज सेट। काउंटेबल यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ ओपन एंड क्लोज सेट, ये आपके पास एमसीक्यूज बनता है, ठीक है। उसके बाद बोरल मेजर सेट, तो यहाँ पे देखिए ये वाला एमसीक्यूज आया होता है, रेस्ट्रिक्शन वहाँ पे मिसिंग था, बाकी सेम ये आपके पास स्टेटमेंट आपके पास वहाँ पे एमसीक्यूज में आई हुई थी। उसके बाद एवरी बोरल सेट इज मेजरेबल, तो ये भी हमने जो अभी एमसीक्यूज देखे उनमें ये भी आपके पास एमसीक्यू आया हुआ था। उसके बाद काउंटेबल सेट्स आर बोरल सेट विद मेजर 0, ठीक है। तो ये भी आपके पास एमसीक्यूज में आया हुआ था, जो हमने एमसीक्यूज के अंदर। उसके बाद सम मॉड्यूलो 1
ये वाला फार्मूला मैंने आपको बताया था, ये वाला फार्मूला आपको 100% आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इसके ऊपर आपके पास 2 एमसीक्यूज वहां पे बने हुए थे। उसके बाद ट्रांसलेशन मॉडल 1, और नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है, तो इस थ्योरम से आई थिंक एमसीक्यू बनने के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेजरेबल फंक्शन। पहले हम मेजरेबल सेट्स की बात कर रहे थे, अब मेजरेबल फंक्शन है, ठीक है। एम अगर आपके पास मेजरेबल स्पेस है, ठीक है, सिग्मा अलजेब्रा की, तो जो क्या आपके पास एफ फंक्शन बनेगा ई से आर की तरफ ले बैक फंक्शन, नॉन एफडी सेट जो कि आपके पास एम में से बिलोंग करेगा, तो ये आपके पास ये वाला एमसीक्यू बनता है। एक्स बिलोंग करेगा इस सेट ई को, और एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आएगा ए के, ठीक है। ये वाला आपके पास एमसीक्यू बनता है। यहाँ से एक्स बिलोंग करेगा कैपिटल ई को, और एफ एक्स ग्रेटर देन ए को आपके पास आएगा। ये वाला एमसीक्यू बनता है। उसके बाद टॉपिक नंबर 67 में आपके पास एक थ्योरम है, ठीक है। ये थ्योरम 3-4 तरीकों से है कि अगर आपके पास ई आर में बिलोंग करता है, यूनियन इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी है, तो एफ आपके पास मेजरेबल होगा इस स्टेटमेंट के ऊपर, इस स्टेटमेंट के ऊपर मेजरेबल होगा, और इस स्टेटमेंट के ऊपर मेजरेबल होगा। इनके नीचे थ्योरम प्रूव ये सारी। उसके बाद टॉपिक नंबर 71 में आपके पास नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है ई, जो कि आपके पास एम में से बिलोंग करता है, और फंक्शन आपके पास ई से आर है और यूनियन इन्फिनिटी, यानी कि एक्सटेंडेड रियल नंबर है, एफ प्लस ई, यानी कि उसकी आपके पास ट्रांसलेशन आप कर दें, तो ये भी आपके पास मेजरेबल में बिलोंग करेगा। उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए मैंने ये एमसीक्यूज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। पॉजिटिव के लिए हमारे पास क्या बनता है कि अगर ग्रेटर देन 0 के लिए होगा तो वो फंक्शन खुद लिखेंगे, और लेस देन 0 आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो उसके लिए हम यहाँ भी 0 लिख देंगे। यहाँ पे आई थिंक 0 आता है, ठीक है। और प्लस फंक्शन, सॉरी मैं जो 0 बता रहा था, यहाँ पे ये 0 लिखा हुआ है, ठीक है। और नेगेटिव फंक्शन के लिए अगर नेगेटिव आ जाए तो वो खुद फंक्शन नहीं लिखेंगे, और पॉजिटिव आ जाए तो उसके लिए 0 लिखेंगे। तो ये दोनों एमसीक्यूज मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। उसके बाद एफ प्लस आपके पास एफ प्लस ये बनता है, और एफ माइनस आपके पास ये बनता है, ठीक है। और ये वाला स्टेटमेंट एफ आपके पास इक्वल होता है एफ प्लस माइनस एफ माइनस माइनस के, ठीक है। और एफ मॉड आपके पास इक्वल होता है इन दोनों की, ठीक है। और मैक्सिमम एफ जी आपके पास इसके इक्वल होता है, मिनिमम आपके पास इसके इक्वल होता है। तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए, इनमें से कोई भी आपके पास ये आ सकता है। उसके बाद टॉपिक नंबर 74 में आपके पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि जब x a से बिलोंग करेगा तो 1 आएगा, और x जब a से बिलोंग नहीं करेगा तो 0 आएगा। तो जस्ट ये बनेगा। उसके बाद जी टॉपिक नंबर 75 में से अगर a b में बिलोंग करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ a लेस देन आएगी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ b। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास इक्वल होती है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए डॉट कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ बी, और माइनस आपके पास इक्वल होती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए माइनस बी आपके पास इक्वल होती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए माइनस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको पता चाहिए। और इनका कैरेक्टरिस्टिक एक क्रॉस बी आपके पास इक्वल होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास इफ ए इक्वल टू यूनियन ऑफ ए एन, और ए एन आपके पास 1 से इन्फिनिटी तक सीक्वेंस ऑफ पेयरवाइज डिस्टेंस फंक्शन, देन शो दैट। तो ये आपके पास इससे एमसीक्यूज बनने का कम ही होगी, जस्ट आपके पास एक थ्योरम है। मैं सब्जेक्टिव के लिए भी एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि उसमें इजीली मेथड से सॉल्व कर लूँ, ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ, ठीक है। तो फाइनल के पेपर से पहले पहले मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा ताकि आप सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन भी हो सके। उसके बाद अलजबरा ऑफ मेजरेबल फंक्शन, तो यहाँ से देखिए अगर f और g दोनों आपके पास एक्सटेंडेड रियल नंबर में मेजरेबल फंक्शन है, तो f प्लस के भी आपके पास मेजरेबल होगा, यानी उसमें कोई कांस्टेंट कर दें दो तभी आपके पास मेजरेबल होगा। किसी कांस्टेंट से उस f को मल्टीप्लाई कर दें तभी आपके पास मेजरेबल होगा। दोनों फंक्शन को ऐड करें या माइनस करें तभी मेजरेबल होंगे, मल्टीप्लाई करें तभी मेजरेबल होंगे, डिवाइड करें तभी मेजरेबल होंगे, उनका मॉड लें या उनका मैक्सिमम या मिनिमम, ये सारे आपके पास मेजरेबल होंगे, ठीक है। और उसके बाद ये
आपके पास ये थ्योरम सारे यहाँ पे प्रूव हैं। मैंने आपको बताई है, तो आई होप सो आपके फाइनल में जितने भी एमसीक्यूज आएंगे वो आपके पास नहीं एमसीक्यूज में से ही आएंगे। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की रेस्ट्रिक्शन क्या होती है कि अगर आपके पास एक्स वाई से एक फंक्शन है और ए एक्स में बिलोंग करता है, तो ए जब वाई में बिलोंग करेगा तो जी ऑफ एक्स आपके पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। इसको हम रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम में आपके पास अगर एफ आपके पास एक्सटेंडेड रियल मेजरेबल फंक्शन है, ठीक है, तो इसकी रेस्ट्रिक्शन आपके पास क्या होगी, एफ टू ए इज आल्सो मेजरेबल, तो इसकी रेस्ट्रिक्शन भी आपके पास मेजरेबल होगी। उसके बाद ये 89 में अगेन एक थ्योरम है, एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट मेजरेबल 0 इज मेजरेबल, ठीक है। कहता है कि एक्सटेंडेड रियल वैल्यू के ऊपर जो फंक्शन होगा किसी सेट के ऊपर, तो उसका मैय जो होगा जीरो होगा, तो आपके पास मेजरेबल होगा। उसके बाद एफ ऑफ एन आपके पास अगर सीक्वेंस ऑफ एक्सटेंडेड रियल मेजरेबल फंक्शन है, ठीक है, तो उनका सुप्रीमम जो होगा वो मेजरेबल होगा, मैक्सिमम और मिनिमम मेजरेबल होगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू एन ये भी आपके पास मेजरेबल होगा, ठीक है, और लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये भी आपके पास मेजरेबल होगा। उसके बाद ये आपके पास ये सारे पूरे होने, ठीक है, तो कैंडिडेट को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। सब्जेक्टिव की तैयारी के लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको भी देखिएगा। होप सो आपके इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।